नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है प्यारे साथियों। अपन एनसीईआरटी की सीरीज के अंदर अपन आपके एनसीईआरटी 6 क्लास की ज्योग्राफी के व्याख्यात्मक जो क्लासें हैं उनकी सारी बात कर चुके, जो आपके लक्ष्य क्लासेस बालोतरा की यूट्यूब चैनल पे डाली गई है। और उसके बाद में आपके एनसीईआरटी के 6 क्लास की ज्योग्राफी है, उसके नोट्स एंड वन लाइनर जीके के क्वेश्चंस जो कि आपके लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म की प्लेलिस्ट की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है 6 क्लास एनसीईआरटी भूगोल, उसके अंदर डाल दी गई है। तो ये सारी वीडियो अपलोड हो चुकी है और अब मैं लेके आया हूँ आपके इनके अंदर से बनने वाले एमसीक्यू क्वेश्चन। देखो, वन लाइनर में और एमसीक्यू में फ़र्क क्या है। देखो, वन लाइनर जो है वो अपने छोटे मोटे एग्जाम को कवर कर सकता है, और जो आपका एमसीक्यू है वो आप एक अच्छे बेस के एग्जाम, जैसे राजस्थान की बात करें तो आरएस हो गया, सेकंड ग्रेड हो गया, रीट मेंस हो गया, और जो आपके एसआई के एग्ज़ाम हो गए, या फिर उच्च स्तर में आप यूपीएससी की बात करें तो उसमें भी एनसीईआरटी काफ़ी हद तक आपको बेस तैयार करती है, उसकी मैं बातचीत करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो इसमें वही प्रश्न डाले हुए हैं जो अपने बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे इनकी परीक्षाओं के लिए। तो भाई, आप नॉर्मल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वन लाइनर जीके पढ़ लेना चाहिए, और अगर थोड़े उच्च लेवल की बात करेंगे तो आपको इनकी ये जो एमसीक्यू बैच है इनको देख लेना चाहिए, और एमसीक्यू बैच के अंदर जो आपको पीडीएफ है वो भी आपको मिलने वाली है। तो चलिए, मैं बिना किसी टाइम के आपकी क्लास को शुरू ही कर देता हूँ। बाकी की बात में अपन बीच में करते रहेंगे। तो ये मैंने आपकी पूरी पीडीएफ तैयार कर ली है लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म की। तो देखो, देखो, ये अपनी लक्ष्मण धारा वाला कवर पेज हो गया, एमसीक्यू एनसीईआरटी एमसीक्यू, और क्लास 6 की भूगोल का है हमारा आवास, ठीक है। और लक्ष्मण धारा ये अपनी लोगो हो गया, और उसके बाद में ये आपके चैप्टर के क्या बोलते हैं, विषय वस्तु है जो आपकी ये हो गई, जो आपके अध्याय हैं 8, उनकी बातचीत होगी। और उसके बाद में मैं आपके पहले अध्याय की बात तो कर चुका। पहले अध्याय के बारे में अपन ने सारी जानकारी देख ली, तो इसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे, डायरेक्ट चलेंगे अपन आपके सेकंड अध्याय पे, जिसका नाम है अक्षांश एवं देशांतर। चलो, तो थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं और इसको, हाँ, ओके, चलो यहाँ से शुरुआत करेंगे। और अध्याय का जो नाम है, ग्लोब पर अक्षांश एवं देशांतर, आपके अध्याय का नाम है। अब चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। देखो, विषुवत वर्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत वर्त के बारे में देखना है। तो विषुवत वर्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है, तो ओके, 0 डिग्री को प्रदर्शित करता है। विषुवत वर्त का प्रत्येक बिंदु दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर होता है, नहीं, ठीक है। और आगे देख लेते हैं। और उसके बाद में विषुवत वर्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं। तो देशांतर नहीं, विषुवत वर्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को देशांतर कहते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखो, व्याख्या में देखो, केवल कथन 1 और 2 ही सही है। देखो, केवल कथन 1 और केवल कथन 2, ये आपके दोनों सही है कि विषुवत वर्त का प्रत्येक बिंदु दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर होता है। तो विषुवत वर्त से दोनों समान दूरी पर होंगे भाई, 90 डिग्री उत्तर भी होगा, 90 डिग्री दक्षिण भी होगा। लेकिन विषुवत वर्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को देशांतर कहा जा सकते हैं, नहीं। विषुवत वर्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की जो माप होती है उसको देशांतर नहीं कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विषुवत वर्त से उत्तर या दक्षिण दूरी कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहा जाता है, ठीक है ना। उत्तर से दक्षिण की ओर जो आपके होते हैं उनको क्या कहा जाता है? अक्षांश कहा जाता है। और इसे विषुवत वर्त से दोनों ध्रुवों की ओर अंशों में मापा जाता है। विषुवत वर्त से ध्रुवों तक की स्थिति सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। और विषुवत वर्त एक काल्पनिक रेखा है जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो देखो, ये इस तरीके से 0 डिग्री अक्षांश, ये हो गई। अब ये इस तरीके से बटी हुई है, उत्तर से दक्षिण। अब ये जो उत्तर से दक्षिण के बीच में कोणीय दूरी दर्शा रही है, इसको देशांतर नहीं कहेंगे, इसको अक्षांश कहेंगे, ठीक है ना।
इस तरीके से जो इसकी स्थिति है वो पहले प्रश्न में बनती है। नेक्स्ट, किस बिंदु को आधारभूत संदर्भ बिंदु कहते हैं? देखो, किस या किन बिंदु को आधारभूत संदर्भ बिंदु कहते हैं? तो आपके दो बिंदु है, एक तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव दोनों को कहते हैं। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। तो देखो, व्याख्या में क्या आ रहा है, व्याख्या थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। पृथ्वी की आकृति गोल है। देखो, जो आपकी पृथ्वी है वो आपकी गोल है, इसलिए कोई किनारा नहीं है जहां से कोई दूरी नापी जा सके, किंतु फिर भी पृथ्वी पर दो बिंदु उत्तर और ध्रुव दक्षिण ध्रुव निश्चित है। देखो, उत्तर में उत्तरी ध्रुव निश्चित है और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव निश्चित है, इसलिए इन्हें आधारभूत संदर्भ बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट बात करें, नीचे दिए गए सूची को सूची 1 से सूची 2 से सम्मिलित करना है, ठीक है ना। तो देखो, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो आपकी कर्क रेखा हो गई 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मकर रेखा हो गई 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब मान लो आपको दो नहीं आ रहे, तो लेकिन इससे ही काम बन जाएगा। देखो, कर्क ए में आपका दो होना चाहिए, तो ए में आपका दो दो जगह आ रहा था, ये तो कट गया और ये भी कट गया। अब पीछे दो रहे। उसके बाद में देखो, ए में दो है लेकिन बी के अंदर तीन है, दो और तीन, आपका ऑप्शन क्या राइट हो गया? सी राइट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में सी के अंदर चार हो जाएगा और डी के अंदर आपका एक हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सॉल्व। अब देख लेते हैं व्याख्या। विषुवत वर्त 0 डिग्री। देखो, विषुवत वर्त वापस मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा। विषुवत वर्त है जो आपका 0 डिग्री है। देखो, विषुवत वर्त आपका 0 डिग्री, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री, दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री। दक्षिण के अतिरिक्त चार महत्वपूर्ण अक्षांश है। कौन कौन से? उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री पे है, दक्षिण गोलार्ध में आपकी मकर रेखा जो 23.5 डिग्री दक्षिण है। उसके बाद में विषुवत वर्त के 66.5 पर आपका उत्तरी ध्रुव वर्त अर्थात आर्टिक वर्त है, और विषुवत वर्त के 66.5 डिग्री दक्षिणी में बात करें तो अंटार्कटिक वर्त स्थित है। तो इस तरीके की स्थिति वापस में बना लेता हूँ नॉर्मल सी। ये आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा होगी जिसको आप भूमध्य रेखा कहते हो। ये आपकी 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा हो गई। ये 23.5 डिग्री उत्तर में आपकी कर्क रेखा हो गई। ये 66.5 डिग्री आपके उत्तरी ध्रुव के अंदर आर्कटिक हो गया, और ये 66.5 डिग्री दक्षिण के अंदर आपका हो गया ये अंटार्कटिक वर्त। और ये आपके दो बिंदु हो गए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इस तरीके से। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से सही सुमिलित नहीं है? देखो, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध, और कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वर्त के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध, दक्षिण ध्रुव वर्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध। तो इसका थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको समझाता हूँ। देखो, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर से होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक गर्मी होती है और इसी कारण इसको कहा जाता है उष्ण कटिबंध। तो कर्क रेखा और जो आपकी मकर रेखा है इसके अंदर उष्ण कटिबंध पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है, इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा उत्तरी ध्रुव वर्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिण वर्त के बीच का जो तापमान है वो मध्यम रहता है, इसलिए उसको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, ठीक है। कर्क रेखा है उत्तर ध्रुव वर्त के बीच में शीत कटिबंध नहीं, और दक्षिण ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र दक्षिणी ध्रुव वर्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र है वो आपके शीतोष्ण कटिबंध रहता है, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई कंप्लीट। उसके बाद में देखो, इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वर्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वर्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वर्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वर्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र बहुत ठंडा होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए इसको कहते हैं शीत कटिबंध, इसलिए इसको कहते हैं शीत कटिबंध। तो अपना जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा क्या? इसको बोलते हैं शीत कटिबंध। और ये आपके दक्षिण ध्रुव वर्त और दक्षिण ध्रुव के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध नहीं होगा। कर्क रेखा या उत्तर गर्त के बीच में शीत कटिबंध, ये दोनों गलत है, इसमें एक ऑप्शन राइट होना चाहिए मेरे हिसाब से। वापस देखना तो उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव वर्त एवं उत्तरी ध्रुव वर्त और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वर्त एवं दक्षिण ध्रुव वर्त के बीच में, उनके बीच शीतोष्ण कटिबंध नहीं होना चाहिए, शीत कटिबंध है। और
कर्क रेखा एवं ध्रुववर्त के बीच में, कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुववर्त के बीच में, कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुवी के बीच में शीतोष्ण कटिबंध होना चाहिए। तो देखो ये ऐसे होगा, ये हो गया आपका शीतोष्ण, शीतोष्ण, और ये हो जाएगा आपका शीत कटिबंध। ठीक है। नेक्स्ट आपके पांचवा प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत वर्त से ध्रुव तक स्थिति समांतर वर्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। देखो विषुवत वर्त से ध्रुव तक सभी समांतर वर्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, सही है। और सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान रहता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक सत्य होगा, क्योंकि अक्षांश रेखाएं देखो ये समान, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई, ये 0 डिग्री, फिर ये तो मतलब क्या हुआ कि इस तरीके से जो इसके समानांतर जो रेखाएं खींची जाती है वो सारी की सारी आपकी अक्षांश रेखाएं, लेकिन इनकी दूरी है वो आपके समान नहीं होती। देखो यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे फिर छोटी हो गई, यहाँ पे छोटी हो गई, यहाँ पे छोटी हो गई, और यहाँ पे बहुत ही छोटी हो गई, और जब ध्रुव पे पहुंचेगी तो ये बिल्कुल बिंदु के रूप में हो जाएगी। तो आपका केवल कथन एक सत्य है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, केवल कथन एक सत्य है। जैसे जैसे हम विषुवत वर्ष से दूर जाते हैं अक्षांश रेखाओं का आकार घटता जाता है। ध्यान रखना, अक्षांश रेखाओं का आकार घटता जाता है, और इस प्रकार विषुवत वर्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, तो दक्षिण में जो विषुवत वर्त के दक्षिण में स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि अक्षांशों में मापा जाता जो अक्षांश है उनको अंशों में मापा जाता है, तथा इन दो अक्षांशों के मध्य की जो दूरी होती है वो आपके लगभग 111 किलोमीटर होती है। तो ये चीज थोड़ी ध्यान रखना, इसको किस में मापा जाता है? तो अंशों में मापा जाता है। ठीक है। अब है 6 नंबर का क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है देशांतरीय यामोत्तर रेखा। देखो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय रेखाएं कहा जाता है। और ध्यान रखना, कोणीय दूरी मापने वाली जो रेखा है उत्तर से दक्षिण वो आपकी अक्षांश रेखा है। किसी भी स्थान से सही स्थिति को बताने के लिए अक्षांश के अलावा यह जानना आवश्यक है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली देशांतरीय यामोत्तर से पूर्व या पश्चिम इन दो स्थानों की दूरी कितनी है। ध्यातव्य है कि देशांतर को अंशों में मापा जाता है, तथा विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है वो 111.321 किलोमीटर होती है, और ये ध्रुवों की तरफ क्रमशः घट जाती है। तो ये भी ध्रुवों पर घट जाती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, देशांतरीय यामोत्तर के संदर्भ के नीचे में दिए गए कथन है उनके ऊपर विचार करना है। तो देखो देशांतरीय यामोत्तर अर्धवर्त होते हैं। तो ध्यान रखना, देशांतरीय जो यामोत्तर है वो बिल्कुल अर्धवर्त होते हैं। इनके बीच की दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती जाती है तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। बिल्कुल सही है। देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई एक समान होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है? तो ध्यान रखना, पहला और दूसरा सत्य है। देखो व्याख्या, देशांतर यामोत्तर अर्धवर्त होते हैं तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों पर घट जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतर यामोत्तर आपस में मिलती है। अक्षांश रेखाओं से विभिन्न देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई समान होती है। तो ओके, अक्षांश रेखाओं से विभिन्न देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई समान होती है, लेकिन इसने कहा देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई एक समान होती है, तो ये आपका गलत है। तो आपका 1 और 2 सही है। अक्षांश, देखो ध्यान रखना, अक्षांश रेखाओं से विभिन्न देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई है वो समान होती है। किसी स्थान का मापन समय यानी स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है, तो ये होता है प्रमुख यामोत्तर रेखा। ठीक है। एक्सप्लेनेशन के अंदर देखिए, देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई एक समान होने के कारण इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच शहर जो ब्रिटिश राज्य की वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की गिनती शुरू की जाए। ठीक है, पश्चिम की गिनती शुरू की जाए। तो इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं तथा इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, अर्थात ये स्थान मानक समय निर्धारित करने का आधार बना, और 180 पूर्व और 180 पश्चिम इसकी गणना की जाती है। और टोटल जो आपके जो होते हैं वो होते हैं 360 डिग्री। ठीक है ना। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान दो भागों यानी पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजन करती है। बिल्कुल सही बात है। 180 पूर्वी एवं 180 पश्चिमी एक ही रेखा पर स्थित है, तो ये दोनों ही आपके सही है। तो इसमें एक और दोनों सही होंगे। और व्याख्या के अंदर बात करें तो प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में
पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए जो अक्षर प का यूज किया जाता है। प का मतलब होता है पश्चिमी देशांतर और पू का मतलब हो गया पूर्वी देशांतर। 180 पूर्वी और 180 पश्चिमी यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है तथा 180 देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, इंटरनेशनल डेट लाइन जो आपकी लाइन है वो कौन सी है, तो वो आपकी है 180 डिग्री देशांतरीय रेखा। ठीक है, इसमें आप पश्चिम पूर्व कुछ भी नहीं लगाओगे, सिर्फ 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है। ठीक है, नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों एवं कारण पर विचार कीजिए। ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा ग्रीनविच के पश्चिम में स्थित है वो पीछे होंगे। कारण, पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करती है। तो कथन सही है और कारण भी सही है और कथन की व्याख्या भी बिल्कुल सही की जा रही है। देखो, पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच से पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। तो ठीक है ना, इसमें आपका जो ऑप्शन कारण ए सही है तथा कारण कथन की सही की व्याख्या करता है, तो ये आपका सही हो गया। उसके बाद में 11 देखो, पृथ्वी को अपने एक अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है, तो आपको 4 डिग्री समय लगता है, सॉरी 4 मिनट का समय लगता है। और 3 से व्याख्या के अंदर देख लो, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूमती है। ठीक है, 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, चूंकि 24 के अंदर 360, फिर 1 घंटे का मान निकाला 15 डिग्री आ गया, फिर 15 में 1 घंटे का मान निकाला तो आपके 60 मिनट हो गए, और 60 मिनट में आपके 1 मिनट का मान निकाला तो 15 का भाग देने पर आपके ये आंसर प्राप्त होगा। तो यानी पृथ्वी को एक देशांतर घूमने के अंदर 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, यदि कोई स्थान ग्रीनविच में ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा ग्रीनविच को उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा, तो देखो ग्रीनविच जो है वो आपके 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अब ये 20 डिग्री पूर्व में स्थित है, तो 20 इंटू 4 किया, आपके कितना प्राप्त हो गया 80। अब इसको घंटे में कन्वर्ट करो तो आपका हो गया 60 का 1 घंटा, ऊपर कितने 20 है, तो 1 घंटा प्लस 20 मिनट। इसमें ऑप्शन आपका कौन सा, बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो व्याख्या बताने की जरूरत नहीं है, आप देख के समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, भारत को किस यामोत्तर यानी देशांतर रेखा को भारत का स्थानीय समय माना जाता है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ये हो गया आपका ऑप्शन ए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। देखो, भारत में गुजरात के द्वारिका तथा असम के डिब्रूगढ़ का जो स्थानीय समय है उसके अंदर लगभग 2 घंटे का समय होता है। इसलिए यह आवश्यक था कि देश के मध्य से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर को स्थानीय समय देश का मानक समय माना जाए। तो भारत की 82.5 डिग्री जो कि भारत की यामोत्तर रेखा मानी जाती है, जो इलाहाबाद के नैनी के पास से होकर की गुजरती है। तो ध्यान रखना, इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है भारत की मानक समय रेखा। लेकिन विश्व की जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, जिसको ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। तो ये चीज भी थोड़ी ध्यान में रखना। भारत के मानक समय एवं ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है, तो 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। देखो, ग्रीनविच कितना है, 0 डिग्री है, और भारत का देशांतरीय स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, देशांतरीय विस्तार कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसका अगर आप उनका गुणा करोगे और उसका वापस आप कैलकुलेशन निकालोगे तो आपका जो आंसर होगा वो 5 घंटे 30 मिनट प्राप्त होगा। और आगे इसलिए प्राप्त होगा क्योंकि देशांतर की दृष्टि से बात करें तो भारत जो है वो पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो पूर्व में है तो समय जुड़ेगा, और पश्चिम में स्थित है तो आपका समय घटेगा। तो आपका इधर नहीं है इसलिए नहीं घटेगा, इसलिए जुड़ेगा। तो भारत का मानक समय समय ग्रीनविच रेखा के 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, तो अतः यह समय ग्रीनविच के समय 5 घंटे 30 मिनट से आगे होगा। तो 82.30 इंटू आप 4 कर लेना, फिर जो आंसर प्राप्त होगा उसका आप उसके साथ में घंटे में कन्वर्ट करके देख लेना, आपका आंसर 5 घंटे 30 मिनट प्राप्त होगा। ठीक है ना, जैसे आप केस में बताया है कि 5 घंटे 30 मिनट है। अब जब लंदन के दोपहर में अगर 2 बजे होंगे तो भारत में शाम के 7:30 होंगे। कब होंगे, जब आप इसके अंदर 5:30 जोड़ दोगे, यानी 5 घंटे 30 मिनट इसके अंदर ऐड कर दोगे। तो ये तो थे आपके सेकंड अध्याय से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन। ठीक है, अब मिलेंगे अपन नए वीडियो में जिसके अंदर आपके तीसरे अध्याय जिसका नाम है पृथ्वी की गतियां, उसकी बातचीत करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन के अंदर मैं आपको सारे लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा जिसके माध्यम से आप इसकी व्याख्यात्मक क्लास देख सकते हैं। और जो मैंने जीके एंड नोट्स की जो क्लासें ली हैं उनकी प्लेलिस्ट की आपको लिंक मिल जाएगी।
उनको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। और जो अभी आप देख रहे हो इसकी प्लेलिस्ट की भी लिंक मिल जाएगी, और साथ ही साथ में ये इसके सारे वीडियो जैसे अपलोड हो जाएंगे तो आपको इसकी पीडीएफ जो है वो भी आपको मिल जाएगी। इसलिए हमारा जो आपका टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन जरूर कर लेगा, जिसका चैनल के इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा कमेंट्स ऑप्शन के अंदर लिंक दिया जाएगा। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अरे हाँ, वो अगर चैनल के ऊपर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। मिलेंगे आपके तीसरे अध्याय पृथ्वी की गतियां के अंदर, जिसमें देखेंगे आपके कौन से प्रश्न जो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। जय हिंद।